गंडापुर साहब को जो सियासी इत्तफाक है वो आज भी मजाक बनता रहा सारा दिन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स ने टोलिंग शुरू कर दी। अब मसला क्या है कि अगर फैसल कुंडी साहब उनके साथ बैठ के हैं, मोहसिन नकवी साहब बैठ के हैं, तो प्रॉब्लम क्या है इन सब का, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बयानिया आ रहा है, क्या वाकई इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 IPPs को तैयार कर लिया, बाकी IPPs जो हैं उनको कब गवर्नमेंट तैयार करेगी, और अगर सब लोग तैयार हो जाते हैं, सारे IPPs तैयार हो जाते हैं, तो पाकिस्तान की इकानमी को क्या फ़ायदा होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब हमने मज़ीद 45,000 सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना, मुझे उम्मीद है कि 1 महीने में हमारा ये मसला भी हल हो जाएगा। और आखिर में आपका मसला और आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन यकीन माने हम लोग बेवकूफ़ लोग हैं, इंतहाई अहमक लोग हैं। 4 से 5 दिन हमारे ऐसे गुजरे जी कि हम स्क्रीनें देख रहे थे बैठ के कि गंडापुर साहब आ रहे हैं, और इधर से जनाब वफाकी गवर्नमेंट जो है वो जवाब पे जवाब दे रही है, और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि मैं किसी को कदम नहीं रखने दूंगा। यहाँ पे आंसू गैस होती है, शेलिंग होती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जी कि पूरी की पूरी मोटरवे दरमियान में से खोद दी जाती है कि गुजरने नहीं देंगे, डिचेस बनाई जा रही हैं, फिर गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं। एक अजीब व गरीब कहानी होती है। उस वक्त अगर कोई पाकिस्तान का मीडिया देखता तो उन्हें लगता कि पता नहीं, ये तो कोई जंग की तरफ जा रहे हैं, ये सुलह तो कभी हो ही नहीं सकती, ये लोग तो कभी इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते। लेकिन अचानक पता चला कि स्क्रीन हमें नजर आती है और स्क्रीन पे वही गंडापुर साहब, वही मोहसिन नकवी साहब, वही ANP जो वहाँ पे उनकी मुखालफत कर रही है, और वही फैसल करीम कुंडी साहब जो वहाँ पे गवर्नर राज लगवाने के हक में थे, सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। और ऐसे लग रहा है कि इतनी सुलह, इतना अमन, ये तो सब कुछ आइडियल नजर आने लग गया। तो चौधरी साहब से पूछते हैं कि चौधरी साहब ये हुआ क्या है, ये किसने जादू कर दिया? पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ का हामी हूँ, इस टाइप के डायलॉग्स होने चाहिए और सबको इकट्ठा बैठना चाहिए। जब बांग्लादेश बना था, आपको याद होगा, और शेख मुजीबुर रहमान साहब जो थे उन्होंने बांग्लादेश बनाया था, और जब 1972 के अंदर, 1973 के अंदर यहाँ पे एक इस्लामिक समिट हुई थी, शायद आपको पता हो, OIC का यहाँ पे इजलास हुआ था। तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जिन्होंने यहाँ मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर कहा था कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूँगा, उन्होंने खुद शेख मुजीबुर रहमान साहब को दावत दी और उन्हें यहाँ पे बुलाया लाहौर के अंदर, और उस मीटिंग में उन्हें शामिल किया और बांग्लादेश को तस्लीम किया। यानी ये याद रखें कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात आपको करने पड़ते हैं, और जिन दुश्मनों को के बारे में आपने कहा होता है कि जो उसको मिलेगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा मैं, वैसे ही आपको टांगें तोड़ने का क्यों उन्होंने कहा था ढाका का, पता है आपको क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि जो कौमी असम्बली होती थी उस वक्त मुश्तरका पाकिस्तान की, वो ढाका में होती थी। अच्छा, यानी गवर्नमेंट यहाँ पे होती थी इस्लामाबाद के अंदर, और जो कौमी असम्बली होती थी वो ढाका में होती थी। यानी इस तरह डिवाइड किया हुआ था कि कौमी असम्बली का इजलास जो होगा ढाका में होगा और गवर्नमेंट जो होगी वो इस्लामाबाद के अंदर चलेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं वो जाना चाहते थे वहाँ, वो ये समझते थे कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए और जाके मामलात को हमें सेटल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इतना ज़्यादा फासला पैदा कर दें कि जिससे पाकिस्तान टूट जाए। तो उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फिर मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ से ढाका गया उसकी टांगें तोड़ दूँगा। यानी जो मेरी पार्टी का MNA, उसने अगर ढाका जाने की गलती की, अच्छा, कौमी असम्बली के इजलास में उन्हें शरीक होने की गलती की, तो उसकी मैं टांगें तोड़ दूँगी। ये उसकी बैकग्राउंड थी। तो अल्टीमेटली आपको एक दूसरे के साथ बैठना पड़ता है। अरब इसराइल कितनी लड़ाई है, कितने लोग मर गए, लेकिन इसके बावजूद अरबों को इसराइल से मुज़ाकरात भी करने पड़े। और अब अरबों के आधे से ज़्यादा अरब मुल्क है जिसके अंदर उनके बाकायदा सफारत खाने हैं और उनके सफारती रिलेशंस हैं, तो अल्टीमेटली आपको करने पड़ते हैं। मिस्र ज़्यादा विक्टिम हुआ, उसके सफारती तल्लुकात हैं उनके साथ, बाकायदा सरहदें हैं जिसमें से ट्रैफिक उधर जाती है और उधर से लोग यहाँ आते हैं बगैर वीज़े के। ये भी मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे ज़ियारतों करने के लिए, ज़ियारतों के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, किसी को वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप जॉर्डन को देख लें, जॉर्डन के साथ उनके तल्लुकात हैं, जबकि आधा इसराइल जो है जॉर्डन की ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। फिर सीरिया जो है उनके साथ उनकी दुश्मनी है, पिछले दिनों पेजेस फटे, लेकिन इसके बावजूद उनके अपने सफारती तल्लुकात भी हैं। लेबनान के साथ उनकी लड़ाई हो रही है इस वक्त, लेकिन उससे पहले इनके सफारती तल्लुकात भी थे, उनके सफारती तल्लुकात रहते भी हैं, और वहाँ से सरहदें भी हैं, लोग पार भी करते हैं और बाकायदा ऑफिशियली जाते हैं उधर से उधर और इधर से उधर। ठीक है। तो ये एक हकीकत है जिसको हमें मानना चाहिए, और ये
मुज़ाकरात इनके होने चाहिए थे, इन सबको इकट्ठा बैठना चाहिए था। एक ये मेरी ज़ाती राय। ठीक है, लेकिन इशू फिर वही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कह रहे हैं, जो आवाम कह रही है कि भाई अगर आपने बैठना ही था तो इतनी हीट को क्रिएट करने की ज़रूरत क्या थी, अपना टेम्परेचर आपने इतना हाई क्यों कर दिया। अब देखें ना, गंडापुर साहब को ले लें। गंडापुर साहब फैसल करीम कुंडी के बारे में क्या कहते थे। एक तो फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले गवर्नर हैं जिनका जो कमरा है केपी हाउस के अंदर या एक सूबे का जो हाउस है उसके अंदर उसको बंद कर दिया गया था और उनके पाबंदी लग गई कि वो केपी हाउस के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और गंडापुर साहब उसके बाद दाखिल भी नहीं हुए ना, पता था मैं जाऊंगा तो मुझे गेट से वापस भेज दिया जाएगा। फिर उनके बारे में कहा कि ये सारी सरकारी गाड़ियाँ जो है ना हमारी हैं, तुम्हारे बाप की हैं गाड़ियाँ, और उनके बारे में कहा कि हम तुमसे गाड़ियाँ वापस ले लेंगे। फिर उनसे कहा गुंडी साहब से। फिर गंडापुर साहब ने ये भी कहा कि गवर्नर हाउस हमारी मलकियत है, केपी की मलकियत है, गवर्नमेंट की, हम तुम्हें यहाँ से फारिग कर देंगे और तुम्हें पूरे पेशावर में रहने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, और ये तक उन्होंने इस लेवल तक गए और उन्होंने फैसल करीम कुंडी साहब से मिलने से इनकार कर दिया, उन्हें गवर्नर मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ वो करारदादें पास करते रहे और असम्बली के अंदर खड़े होकर तकरीरें करते रहे, सड़क के ऊपर भी खड़े होकर तकरीरें करते रहे। मोहसिन नकवी साहब के बारे में जब ये 4 और 5 अक्टूबर को आ रहे थे तो इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। फिर उन्होंने उसके बाद जब दोबारा ज़हूर हुआ उनका, फिर उन्होंने क्या कहा वहाँ पे केपी असम्बली के अंदर खड़े होके। एक तो उन्होंने चेयरमैन सीडीए को कहा कि तुम लोगों को जुर्रत कैसी हुई कि आपने केपी हाउस को सील किया। अब जो चेयरमैन सीडीए है वो डायरेक्ट अंडर है मोहसिन नकवी साहब के, वो उनके मुताबिक है मोहसिन नकवी साहब अगर ये नहीं कहेंगे तो कभी केपी हाउस सील नहीं हो सकता था। फिर उसके बाद उन्होंने आईजी इस्लामाबाद के बारे में क्या नहीं कहा कि मैं उसे यहाँ लाऊंगा, उससे माफ़ी मंगवाऊंगा और साथ उसे कहा कि और अगर ना आया तो मैं उसको क्या करूँगा, वही सलूक करूँगा जो खैबर पख्तूनख्वा के करते थे लोग वगैरह वगैरह। और आईजी इस्लामाबाद जो है वो डायरेक्ट मुतहद हैं वज़ीर दाखिला के। और उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने क्या क्या नहीं कहा जब गंडापुर साहब वहाँ से आ रहे थे कि स्टेट की रिट को किसी ने अगर हाथ लगाई, स्टेट की रिट की तरफ किसी ने टेढ़ी आंख से देखा, स्टेट की रिट को जिसने ना तस्लीम किया उसके साथ हम क्या क्या नहीं करेंगे, गंडापुर को नहीं आने देंगे। उन्होंने इतनी ज़्यादा शेलिंग करवाई। फिर उन्होंने 245 के तहत यहाँ पर फ़ौज बुलवा ली, फिर रेंजर्स बुला ली, साथ उन्होंने सारी पुलिस इकट्ठी कर ली। उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद की, रावलपिंडी से पुलिस मंगवा ली, उन्होंने पंजाब से पुलिस मंगवा के क्या क्या मोहसिन नकवी साहब ने नहीं किया। तो उन्होंने कितनी शेलिंग इनके ऊपर की और ख़ुद गंडापुर साहब ये तस्लीम करते हैं शेलिंग के। फिर मोहसिन नकवी साहब ने ये बताया कि 120 अफ़गानी साथ लेके आए थे। फिर उन्होंने ये बताया कि ये सादा कपड़ों के अंदर वहाँ पुलिस एहलकारों को लेके आए गए। फिर उन्होंने ये बताया कि उनसे हमने असलहा दरियाफ़्त किया, निकाला। फिर उन्होंने ये बताया कि इनके पास गुलेलें थी। फिर उन्होंने ये बताया कि ये बाकायदा शेल लेके आए थे और हाई रेंज शेल थे इनके पास। फिर उन्होंने ये बताया कि ये टी चौक के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे, ये दहशतगर्द है, ये इंतशारी टोला है। केपी हाउस बराबर केपी हाउस के अंदर उन्होंने पुलिस दाखिल कर दी। ठीक है ना जी। और गंडापुर साहब जो इन्हीं मोहसिन नकवी साहब से बचते बचाते ऊपर पहाड़ों से होते हुए शेरों के ऊपर बैठ के दूसरे शेर का कान पकड़ के वो पहुँच गए पेशावर के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अजीब मौज़ा हुआ कि तीनों ने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया। इस दौरान ये याद रखें कि मोहसिन नकवी साहब ने गंडापुर साहब के ऊपर बाकायदा कत्ल का मुकदमा, इक़दाम कत्ल का मुकदमा कायम किया है कि ये जो कांस्टेबल अब्दुल हमीद है इसका खून स्टेट माफ़ नहीं करेगी। डी चौक के अंदर उन्होंने जनाजा पढ़ा, खुद उसमें खड़े हुए थे और वहाँ पर उन्होंने तकरीर की कि ये स्टेट का सिपाही था, हम इसका ख्याल रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा और इसका खून रायगा नहीं जाएगा और इक़दाम कत्ल का बाकायदा उन्होंने पर्चा किया। और इस वक्त भी गंडापुर साहब जो हैं इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मोहसिन नकवी साहब जाके गंडापुर साहब के साथ बैठ जाते हैं, फैसल करीम कुंडी साहब जो है ना वो भी साथ जाके बैठ जाते हैं और उन दोनों के दरमियान जो है अली अमीन गंडापुर साहब बैठ जाते हैं और वो फैसल करीम कुंडी साहब को गवर्नर साहब कहते हैं, साथ इनको वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं और वो दोनों मिल के उसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। गंडापुर साहब ये हमें क्या कहते हैं चौधरी साहब, ये सब मिल के अवाम को क्या कहते हैं? अवाम को तो पता नहीं क्या कहते हैं वो। लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ है ना, ये ना उनका वर्कर हज़म कर पा रहा है ना आम आदमी इसको हज़म कर पा रहा है। सब ये कहते हैं कि अजीब बात है भाई कि एक दिन आप पहाड़ पे चढ़े होते हैं, अगले दिन आप ज़मीन पे बैठे होते हैं। एक दिन आप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दूसरे दिन आप एक दूसरे के दोस्त होते हैं। एक दिन आप एक दूसरे को शेलिंग का तोहफा दे रहे होते हैं, आपने गाड़ियाँ लेके गए चढ़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे को रौंदना चाहते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और दूसरे दिन एक दूसरे के पास फूल लेके पहुँच जाते हैं और अरबों रुपया लगवा दिए, अरबों रुपये लगा दिए। गंडापुर साहब ने भी उस साइड से भी
अब देखें ना, गंडापुर साहब ये कह रहे हैं मेरी गाड़ियाँ तोड़ दी, किसने तोड़ दी? मोहसिन नकवी साहब से पूछे ना इनसे क्यों तोड़ी इन्होंने। और वो जो वहाँ पे फायर ब्रिगेड जो लेके यहाँ पे आ गए, तो अभी भी इस्लामाबाद के पास पड़े हुए हैं, तो उनसे मांगे ना जी मेरे फायर ब्रिगेड तो वापस कर दें सारे। और वहाँ पे वो क्या क्या तकरीर नहीं की गंडापुर साहब ने, उसके बाद तो किस किस को नहीं उन्होंने इल्ज़ाम दिया। और उसके बाद फिर तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तू मेरी कमर पे खारिज कर मैं तेरी कमर पे खारिज करता हूँ। और वो खारिज जो है चली जा रही थी वहाँ पे। और उसके बाद जो है वर्कर्स ने गंडापुर साहब की देख लें जो उन्होंने किया उनके साथ, हैरानकुन सूरत हाल है। तो ये जो है ना लोगों को हजम नहीं होती। मेरी राय पूछेंगे बहुत अच्छा हुआ, मेरी अगली राय पूछेंगे इस टाइप का डायलॉग सबके दरमियान होना चाहिए, उससे अगली राय पूछेंगे तो पाकिस्तान की कामयाबी का यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जब तक आप इकट्ठे नहीं बैठते, जब तक फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर भाई भाई नहीं बनते और मोहसिन नकवी साहब जब तक इनका हाथ पकड़ के नहीं बैठते, ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। ये एक हकीकत है। लेकिन साथ जो है मेरा इनको मशवरा है कि आप मामलात को उस लेवल तक ना लेके जाएं कि कल जब आप इकट्ठे बैठें तो सारे हैरत से देखते रहें आंखें फाड़ के कि ये आपने क्या किया, और किसी के पास कोई जवाब ना हो, कोई आपको डिफेंड करने के लिए रजामंद ना हो। तो आपको उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। गंडापुर साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वाक़े से ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, और बाकी दोनों को भी कि जो फैसल करीम कुंडी साहब कहते थे ना कि जी वो शाम को तो गायब हो जाता है चीफ मिनिस्टर, वो तो होता ही नहीं है, सुबह उसके बगैर चीफ मिनिस्टर के चल रहा होता है, हेडलेस होता है, और वहाँ पे गवर्नर राज लगना चाहिए। और एक दिन पहले तक उन्होंने तकरीर की इनके खिलाफ बड़ी खौफनाक, और उसके बाद अब वो चैनल्स के ऊपर आ रहे हैं वो कल से, और वो एक नई तावील दे रहे हैं। उनके पास जवाब कोई नहीं होता लेकिन लगे हुए हैं बस। तो मेरा ख्याल है उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए जिसके बाद आपको अपने आप से शर्मिंदगी हो जाए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कभी ना जाए। आपको शीशा देखने के बाद अफसोस नहीं होना चाहिए कि आपने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। तो 3 यू टर्न जो थे वो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए थे एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, और तीनों एक दूसरे को मतलूब भी हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो मतलूब हैं गंडापुर साहब को, और साथ मोहसिन नकवी साहब को भी उनके मतलूब हैं, और अली बिन गंडापुर साहब जो मोहसिन नकवी साहब को मतलूब हैं। ठीक है, और जो फैसल करीम कुंडी हैं वो इन दोनों का सर चाहते हैं क्योंकि उनकी सर्वाइवल ये है कि ये फारग हो जाए सब लोग। तो ये अजीब सी बात है, फिर आप वहाँ पे बैठ के एक दूसरे को आप जनाब भी कर रहे हैं। ठीक, तो अजीब मसला है। दूसरा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि देखें जी एक नेशनल इशू होता है, कौम का मसला होता है, उस पर इकट्ठे होना चाहिए। तो भाई ये फ़लस्तीन कौम का मसला नहीं था, पूरी मुस्लिम उम्मा का मसला था, आप उसमें तो तशरीफ़ नहीं लाए। यहाँ जो दहशत गर्दी थी उसके ऊपर जब आपको बुलाया गया कि एक APC होनी चाहिए, उस पर आप तशरीफ़ नहीं लाए। ये जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर था जब वो दौरा कर रहा था तो क्या ये नेशनल इशू नहीं था? उस वक्त तो आपने वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ में लेके आ गए थे, आप चढ़ गए। और ये शंघाई तावन तंजीम जो है मुद्दत बाद पाकिस्तान के पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर वो आलमी लीडर्स को बुला सकते हैं, तो ये नेशनल इशू नहीं था। तो आप उस नेशनल इशू को आप साइड पे कर देते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन एक ज़िले के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के खैबर ज़िले के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट है, वहाँ पे एक जिरगा बन रहा है, तो आप ये समझते हैं कि ये नेशनल इशू है, ठीक, ये बहुत बड़ा इशू है, तो इस पर हमें अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना चाहिए। अजीब बात है वैसे। इसका मतलब है कल को आपके नलकों में पानी नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि कौमी डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल इशू है कि चीफ मिनिस्टर साहब की जो टूटियाँ वो बंद होगी। जब यही होगा ना, फिर सूबा और वफाक आमने सामने आते हैं तब नेशनल इशू नहीं होता। नेशनल इशू नहीं होता। वो तो गंडापुर साहब और उनके साथी क्या करते थे, वहाँ से बिजली बंद कर देते थे, वो कहते थे नेशनल ग्रिड से बिजली बंद कर दें। तो वो नेशनल इशू नहीं था, ये नेशनल इशू। वैसे कमाल है भाई, वैसे मान गया बस। नाजरीन, हमने पिछले व्लॉग में ये जिक्र भी किया था, गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन थोड़ा समझ नहीं आया, और स्टेटमेंट ये था कि हर चीज़ का हल सिर्फ बातचीत है, तो खुदारा फिर खुद भी बातचीत कर लें और इसी तरह से मसाइल को हल करें। बातचीत तो उन्होंने की है ना दोनों के साथ, मोहसिन नकवी के साथ, और वो तो अब स्टार्ट किया ना। उससे पहले जहाँ हमें लेके जाते हैं मेहरबानी करके वहाँ ना लेके जाए ना, कि हमें ये लगे कि अभी हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, अभी पता नहीं हमारे सूबे के साथ, हमारे शहर के साथ क्या हो जाएगा, और 3 दिन बाद इकट्ठे बैठे हुए नजर आते हैं। ठीक, अब चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी है जी इमरान खान साहब के हवाले से। मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया जी, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है। इमरान खान साहब से क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई मुलाकातें नहीं हो पा रही, तो अब जिसका जो दिल चाहता है वो स्पेकुलेशन उस पर कर सकता है, लेकिन ये इल्जाम पहली मरतबा नहीं लग रहा, मुतअद्दिद बार लग चुका है। अब की बार ये इल्जाम क्यों लगा है, डिटेल से स्टोरी जानते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी जान को मुसलसल खतरा रहता है। एक मुराद सईद साहब हैं, दूसरे इमरान खान साहब हैं। मुराद सईद साहब की जान को तो
इतना ख़तरा है कि वो अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहाँ पे अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर गैर महफूज हैं। पिछले 2 साल से वो गायब हैं और कभी इस गार में छुप जाते हैं, कभी उस गार में छुप जाते हैं, और साथ वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इंकलाब का नारा लगाते हैं और तवक्को करते हैं कि यहाँ पे इंकलाब का दरख्त जब तनावर हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके साए में बैठ के वो उसका फल खाएंगे। लेकिन खुद उनकी जान को ख़तरा है। साथ वो इमरान खान साहब की जान के बारे में भी बहुत ज़्यादा वरीड है, लेकिन बड़ी दूर बैठ के वरीड है, करीब आने के लिए तैयार नहीं है वो। उनको ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब का ख़तरा जो चल के मेरी तरफ आ जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल उनकी ट्वीट आई, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि इमरान खान साहब को कट ऑफ कर दिया गया है, उनके साथ किसी का रब्ता नहीं है और अब उनकी जान को सीरियस ख़तरा है, तो फौरी तौर पे जो उनके वकला हैं उनको एक्सेस दी जाए कि वो उनके साथ मुलाकात करें ताकि उनकी खैर खबर पूरी कौम को मिल सके। अब क्योंकि इंतज़ार पंचोता साहब जो हैं वो भी गायब हैं और वो अचानक ही गायब हो गए, जिनके बारे में रियासत को भी नहीं पता कि वो किधर चले गए। जो लॉयर हैं उनके, जो वकील भी हैं, और उनका एक्सेस था इमरान खान साहब के पास साथ मुसलसल, और वही तय करते थे कि किसने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करनी है। तो वो बड़े की फिगर थे इमरान खान साहब की ज़िंदगी में। अब जो गायब हुए हैं उसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकली होगी कि ये जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ इनका क्या ताल्लुक़ था, मोहम्मद अकरम जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे वो गायब थे, अब निकल आया, उनके साथ इनका क्या रिलेशन था, ये किस तरह खबरें अंदर लेके जाते थे, किस तरह खबरें बाहर लेके आते थे, इमरान खान को किस तरह सवाल देते थे, इमरान खान साहब के जवाब किस तरह बाहर स्मगल करके जो बैनुल-अक़वामी मीडिया उस तक पहुँचा देते थे, वगैरह वगैरह। तो इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब जो हैं उनके ऊपर ठीक ठाक किस्म के सीरियस किस्म के चार्जेस हैं जो आने वाले दिनों में नज़र भी आएंगे। लेकिन बहरहाल अगर उनके खिलाफ कुछ चार्जेस हैं तो मेरा ख्याल उनको बाकायदा गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए था, इस तरह गायब नहीं होना चाहिए था। बहरहाल रियासत तो कहती जी हमारे पास है ही नहीं, जिस तरह वो मोहसिन नकवी साहब ने गंडापुर साहब के बारे में कह दिए थे, किसी के पास भी नहीं। तो अब उन्होंने ये कह दिया है कि इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब जो है किसी के पास नहीं। तो अब जो मराज सईद साहब ये समझ रहे हैं कि वो देखें जी पंचोता साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी जो 2 बहनें हैं जो मुसलसल इमरान खान साहब से रब्ते में रहते थी, हफ्ते में 2 दिन उनकी मुलाकातें होती थी, और वैसे मैं उनकी जद्दोजहद को, बहनों की, उनका एहतराम भी करता हूँ और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ कि वो देखें वो लाहौर जाती थीं, एक दिन वहाँ पर रुक के फिर अगले दिन फिर आती थी, और ये मुसलसल वो कर रहे हैं। और उनके वकील भाग गए, उनकी पार्टी भाग गई, उनके जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं, जो उनके फाइनेंसर है, जो उनके बेनिफिशरीज़ हैं, वो सब भागे, लेकिन उनकी बहनें, जो उनका बॉन्ड इमरान खान के साथ बड़ा सलामत है, कायम है, और वो हफ़्ते में 2-3 मरतबा लाहौर जाके लाहौर से वापस आती हैं। बड़ी बात है ये। अब ज़ाहिर है उनके ऊपर भी चार्जेस लग गए कि वो डी चौक पहुँच गई और उन्होंने वीडियोज़ बना के कुछ शेयर की, और मेगाफोन था उनके पास जिससे वो पूरी कौम को ललकार रही थी। और साथ एक साहब निकल आए, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो इन्होंने बारूद दिया था कि लो जाके तुम फाड़ दो। ये वैसे बड़ा पौधा सा केस है, ये हो नहीं सकता। जिसको कहते हैं दिमाग मानता नहीं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो 16 किलो हीरोइन डाल दी गई थी, दिमाग उसको मानता नहीं था। कोई पार्टी का बंदा तैयार नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस दौर में इस इल्ज़ाम को मानने के लिए। सेम इसी तरह इनके बहनों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देना कि बारूद लेके आ गई थी और बम बन रहा था या फट रहा था कोई, ये बड़ी ज़्यादती है। और दूसरा मेगाफोन भी कोई इल्ज़ाम है यार, या मोबाइल फ़ोन से उन्होंने वीडियो बनाई और मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है, इल्ज़ाम कोई नहीं है। लेकिन वो ये है कि ज़ाहिर उनकी बहनों को रिटेन इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ उनका रब्ता न हो जाए। अब इमरान खान साहब की जो तीसरी बहन है, जो हफीज़ नियाज़ी साहब जो है ना, उनकी साबिक़ अहलिया हैं, उन्होंने नौरीन, उनका नाम है नौरीन साहिबा ने, नौरीन न्यासी, उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है कि जनाब मेरे भाई के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो अब उनकी एंट्री हो रही है कि वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए। अदालत भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब के साथ उनका रब्ता हो जाए। लेकिन मैं आपको पहले कह रहा हूँ, रियासत बिल्कुल जब तक शंघाई ताउन तंजीम का और तरमीम का मसला नहीं आता, जब तरमीम का मसला हल नहीं होता, उससे पहले बिल्कुल गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी किसी कीमत पे भी कि इमरान खान साहब से किसी का रब्ता हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब रब्ता करेंगे और वो अपना कोई नैरेटिव देंगे तो फिर पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। इस वक्त पार्टी खामोश है, उसे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो वो कनेक्शन जो है गवर्नमेंट ने काट दिया, वह तार काटती हुई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि तार जुड़े। अब मराज सईद साहब को ख़तरा ये है कि वो ये समझते हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब का रब्ता नहीं है तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इंकलाब रुक गया है, इस रब्ते को जुड़ना चाहिए। अब वो जोड़ने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि उनकी जान को ख़तरा है, लिहाजा उनकी आवाज़ सुनाई दी जाए, उनकी शक्ल दिखाई जाए, कोई उनके साथ रब्ता करे, कोई उनसे पूछे कि क्या है। वो इस आड़ में इमरान खान साहब के साथ पार्टी का रब्ता करवाना चाहते हैं, जो ज़ाहिर है सरदस्त मुमकिन नहीं है। दूसरी ये बात ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब जितने सेफ़ और सिक्योर जेल के अंदर हैं, दुनिया में किसी जगह पे भी नहीं है। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उनकी जान को थोड़ा सा ख़तरा हो या उनको कोई तकलीफ़ हो और ये सारा मलबा जो इनके ऊपर गिर जाए, तो कभी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, ना रियासत चाहेगी।
तो मेरा नहीं ख्याल कि जेल के अंदर इमरान खान साहब को खतरा हो सकता है। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब बाहर आ गए तो फिर तो खतरात हो सकते हैं, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खतरा था कि जब वो सड़क के ऊपर फिरेंगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रियासत की कस्टडी में हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी फिगर जो है उसको कोई ख़तरे वाली बात हो सकती है। चौधरी साहब, बकौल मुराद सईद साहब के, जो आपने कहा है कि उन्हें लगता है कि इनकलाब रुक गया है, तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता हूँ आपसे, इनकलाब रुक गया है या इंतशार रुक गया? अब इसमें रियासत हुई, इसको इंतशार कहती है। मोहसिन नकवी साहब की मैं मोहसिन नकवी साहब तो इसको इंतशार कहते हैं, वो इंतशारी टोला भी कहते हैं इसको। तो अब मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को पूछना चाहिए मोहसिन नकवी साहब से कि आप हमें इनकलाबी समझते हैं या आप इंतशारी समझते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को मेरा ख्याल जवाब देना चाहिए। शायद मोहसिन नकवी साहब का जो नैरेटिव है वो भी यू टर्न ले गया हो, पता तो नहीं चलता। ठीक, आखिरी क्वेश्चन पे जाने से पहले, मुराद सईद साहब इमरान खान साहब के साथ ईमानदार हैं? अभी तक तो हैं, वैसे मुझे लगता है डटे हुए हैं। और इसमें क्वेश्चन देखो, जो खूबियाँ होती हैं ना उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। एक तो वो बंदा जो है किसी कीमत पे भी उसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और इमरान खान साहब के खिलाफ के साथ डटा भी हुआ है और एफर्ट भी कर रहा है। गो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ग्राउंड के ऊपर खड़ा होके कर सके। इनमें से ना 3 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो ग्राउंड से भागे हुए हैं और दूर बैठ के इंकलाब बर्पा करना चाहते हैं, मैं इनको सियासी बुज़दिल कह सकता हूँ। दूसरे वो लोग हैं जो ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, हर किस्म की मुश्किल उन्होंने बर्दाश्त की है लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, उनको सलाम कहना चाहिए। वो वाकई वो इनके नगीने हैं और दुश्मन भी आप अगर हों उनके तब भी आपको उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए कि वाकई पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो अपना स्टैंड पे खड़े हैं, जिसमें एजाज़ चौधरी शामिल हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा शामिल हैं, जिसमें मियाँ महमूद रशीद शामिल है। देखें, एक मरतबा भी किसी जगह पे कमज़ोर नहीं हुए, अभी तक जेल के अंदर पड़े हुए। और इसके साथ साथ जो ये शानदाना गुलजार हैं, फिर शहरयार आफरीदी है, शिबली फराज है, आप इनको देखें, आरफ अलवी साहब हैं, ये हैं, असद कैसर हैं, और वकास अकरम तो ज़ाहिर लेट कमर है, उमर अयूब हैं उसमें। और ये आपको इन लोगों की तारीफ़ करनी पड़ेगी। ये देखें स्टैंड करते हैं, जो उनका इखलाक है, जो उनका किरदार है उसे मानना चाहिए, इखलाकियात को सलाम पेश करना चाहिए। और तीसरे वो लोग हैं जो न्यू कमर हैं यहाँ पे, जिन्होंने जब देखा वैक्यूम है तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आगे, वो सारे इस वक्त वकील हैं और वो ज़्यादा तादाद में इस वक्त, लेकिन ये जिस तरह आए हैं उस तरह ये चले भी जाएंगे। तो मुराद सईद साहब जो हैं वो डटे हुए हैं लेकिन ज़रा बुज़दिल सियासतदान हैं और वो भागे हुए हैं। दूसरे लोग जो है ना वो मेरा ख्याल है पार्टी को उन्हें सलाम पेश करना चाहिए। ठीक है, आखिरी टॉपिक पे जाने से पहले एक मज़े का आपसे चीज़ डिस्कस करता जाता हूँ यहाँ पे। मुराद सईद साहब, आपने कहा अफगानिस्तान में छुपे हैं, गालिबन ये कहा जाता है जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है पाकिस्तान में 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, जो ऑलमोस्ट एक मिनी वर्ल्ड कप होता है, तमाम दुनिया के ममालिक ने क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे आना है। तो अफगानिस्तान की तरफ से एक बयान आया था क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हम पाकिस्तान को महफूज मुल्क तस्वर नहीं करते। तो इसका बहुत मजाक बना था। नहीं, इससे अंदाज़ा लगा ले कि आज पाकिस्तान को कौन कौन ताने दे रहा है। वैसे अफसोस ये भी दिन आने थे, अफसोस की सूरत हाल है, शर्म से डूब मरना चाहिए। और मुराद सईद साहब मेरे ख्याल पाकिस्तान में ज़्यादा सिक्योर होंगे, इधर आ जाए। हाँ देखें, मामला देख लो यार, जब दुबई हमारे वीज़े बंद करके बैठ गया है, वो पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं, सऊदी अरब सोच रहा है कि इनके वीज़े बंद किए जाएं कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से बैगर्स जा रहे हैं वहाँ पे। पूरी दुनिया हमारे लिए बंद है, हर तरफ से हमारे ऊपर तानाज़नी की जाती है। और उसके अंदर अगर अफ़गानिस्तान, जिसकी वजह से हम इस हालत को पहुँचे हैं, अगर आज वो भी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है तो हमें, मेरा ख्याल है, अपना सर शर्म से झुका भी लेना चाहिए और डूब में मरना चाहिए। लेकिन कम अज़ कम हमारे सिक्योरिटी हालात अफगानिस्तान से अब भी बहुत बेहतर है। पता नहीं। अब चलते हैं जी अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। आईपीपीएस के हवाले से जी कि 5 आईपीपीएस के जो मुआहदे हैं वो कैंसिल होने जा रहे हैं। अच्छी खबरें आपको आइंदा आने वाले दिनों में मिलने वाली हैं। ये कैसी खबरें होंगी ये आपको हम अपने वीलॉग्स में यकीनन बताते जाएंगे, जिसका एक हिंट तो आपको ज़रूर दे देते हैं कि बिजली सस्ती होने जा रही। और एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आईपीपीएस जो आज तक अगर पाकिस्तान का खून चूस रहे थे तो इससे पहले इनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की गई, और अब अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अब अगर हो रही है तो तब क्यों नहीं हो सकती थी? चौधरी साहब बताइए। अब देखिए, जो बड़ी मुश्किल से तकरीबन 1.5 साल लगा के आईपीपीएस को गवर्नमेंट ने राज़ी कर लिया है, उसमें से 5 जो हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिए हैं और उन्हें कह दिया कि जनाब जितने पैसे आपने वसूल करने थे आपने कर लिए, हमारी तरफ से अब माजरत है और अगर आप अपनी मशीनरी उठा के ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। और जो बाकी उन सब के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और अनकरीब बाकी सब राज़ी हो जाएंगे। वो पुराने जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। और उन सब से कहा जाएगा जितनी बिजली दे रहे हो उतने पैसे ले लो। और वो मेरा ख्याल है उनको भी सूट करते हैं क्योंकि उन्होंने तमाम बैंकों के कर्जे अदा कर दिए हुए हैं
तो जो प्रॉफिट्स उन्होंने लेने थे वो ले लिए हुए हैं। अब वो रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ बेनिफिशरी हैं इन सब चीज़ों के, तो वो भी रजामंद हो जाएंगे। अब मुझे ना ये वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के दौर में भी एक वक्त में IPPs का इशू सॉल्व करने का मसला आया था, और उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब को ये टास्क दिया गया था कि आपने इन सब को राज़ी करना है, और उस वक्त उन्होंने खासा ज़ोर लगाया जनरल फैज़ हमीद साहब ने, और ये लोग रजामंद भी हो गए थे। और जब ये ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट के करीब पहुंचे तो फिर बाद में पता चला कि सारी फाइल बंद कर दी गई है, और उसके बाद IPPs जो है ना ज़्यादा खौफनाक तरीके से स्टेट के कंधे पे चढ़ गए, और ज़्यादा उन्होंने अपना प्रेशर बढ़ा लिया। तो कह लगे कि मुझे ये पता चला बाद में, कुछ लोगों ने बताया कि इसमें 37 अरब रुपये ले लिया गया था, और इन सब से 37 अरब रुपये ले के इनको ये मौका दे दिया गया था। 37 अरब किसने खाया, कौन ले गया, ये किस हद तक बात दुरुस्त है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरे ख्याल है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये लोग बड़े पावरफुल हैं। PTI गवर्नमेंट में हुआ है। PTI गवर्नमेंट में, ओके। तो ये लोग बड़े पावरफुल हैं। एक तो ये बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के अंदर, और इनमें से हर बिजनेसमैन जो है ना, जब आप उनका प्रोफाइल देखेंगे तो पता चलेगा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मुलाजमीन हैं उनके। और इनका सिर्फ एक बिजनेस नहीं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं। और फिर ये मुख्तलिफ चैम्बर्स के हिस्सेदार हैं। चैम्बर्स के अंदर कोई प्रेसिडेंट बना हुआ है, कोई उनका सेक्रेटरी बना हुआ है, कॉमर्स के जो चैम्बर, कॉमर्स चैम्बर्स हैं वो। फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर आप इनमें से किसी को हाथ डालते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाती है, क्योंकि ये मेजर प्लेयर हैं। तो इन्होंने कोई इस तरह घेर के रखा हुआ है कि इनके IPPs भी हैं, छोटे से IPPs हैं। तो गवर्नमेंट को महसूस होता है कि अगर हमने IPP को हाथ लगाया तो ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये ग्रुप भी सिर्फ अकेला नहीं, इसके साथ और बहुत सारे लोग हैं, तो ये तो हमारे ऊपर गिर जाएंगे, तो हमारी गवर्नमेंट को खा जाएंगे। फिर क्योंकि इसके अंदर चाइनीज़ कंपनीज इन्वॉल्व हैं, और इमरान खान साहब के दौर में जब एक बार कमीशन भी बना था तो उस वक्त चाइनीज़ की तरफ से डिस्प्लेयर आया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने वो कमीशन ख़त्म कर दिया था। तो ये है कि बैनुल-अक़वामी मुआहदे भी हैं, चाइनीज़ के साथ हमारे रिलेशंस भी हैं, चाइना ने कुछ रकम भी हमारे अकाउंट्स में रखी हुई हैं, चाइना की हमें सपोर्ट भी चाहिए। तो उस पर भी पाकिस्तान घबराता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना नाराज़ हो जाए। उनके इंजीनियर्स मर रहे हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने पैसे रखे हुए हैं हमारे स्टेट बैंक में, और तीसरा ये है कि वो सियासी तौर पे, सफारती तौर पे हमारी इंटरनेशनली मदद करते हैं। तो कोई ऐसा ना हो कि सफारती जो मदद है उसे पुल आउट कर लें, अपने पैसे वापस मांग लें, या ये जो उनके साथ इस वक्त हमारे तल्लुकात है वो ख़राब हो जाएँ। तो गवर्नमेंट इस वजह से भी थोड़ी सी मजबूर है। तो 2 बड़े इशू, नंबर 1 ये ग्रुप्स बड़े हैं, और इतने बड़े ग्रुपों को छेड़ना इतना आसान काम नहीं। रैकेट्स हैं, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, इनको छेड़ना आसान काम नहीं है। दूसरा ये क्योंकि इसके अंदर चाइना इन्वॉल्व है, और ये ख़तरा रहता है कि कहीं चीन नाराज़ ना हो जाए, तो इस वजह से भी गवर्नमेंट इनके ऊपर हाथ नहीं डालती। लेकिन इस बार मिन्नत तरला इतना किया गया है, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च इतनी ज़्यादा की गई है कि कहाँ कहाँ किस किस ने 2 नंबरी की, किस बैंक को इसने धोखा दिया, किसने कितने पैसे मंगवा के ओवर ड्राफ्टिंग की उसकी, और कितने पैसे वो वसूल कर चुका है, और क्या क्या उसके अंदर 2 नंबरी, और पैसे यहाँ से कैसे बाहर ले गए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है, तहकीक इतनी ज़्यादा हुई है कि जो मालिकान उनको अंदाज़ा है कि अगर हमने इनकार किया तो ये कुछ नहीं करेंगे, मुआहदा नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये हमारी जो फाइलें ओपन कर दें, और अगर ने ओपन कर दी तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो वो भी राज़ामंद हैं कि जनाब ठीक है, हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ इस तरह होगा, मजबूरी में नहीं। हम खुद ही अनाउंसमेंट करेंगे कि पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं, लिहाजा हम अपना पेट काट के स्टेट के हवाले कर रहे हैं, और फिर आप हमारे लिए ताली बजाइएगा। तो इस टाइप का एक सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट निकाल रही है, और अगर ये हो गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वाकई बिजली के रेट्स कम हो जाएंगे, और अगर रेट्स बिजली के कम हो गए तो गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा। हाँ, ये स्टेट ओनरशिप में आ जाएंगे IPPs जो हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और काफ़ी लंबा क्वेश्चन किया है मोहम्मद हारून साहब ने। वो कहते हैं मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। चौधरी साहब, आपके ये रेगुलर सुनने वाले हैं, उन्होंने बाकायदा डेट मेंशन की हुई है कि 24/10/8 को वीलॉग में बताया कि KP के लोगों को अली अमीन ने वर्गलाया। इनके हाथों में मतलब वो उनका कहना का मकसद ये कि वहाँ से वर्गला के यहाँ के ऊपर लेके आया। फिर वो कहते हैं जी कि 12 साल से गवर्नमेंट है वहाँ पे, और उस 12 साल की गवर्नमेंट में कोई उनसे पूछता नहीं है कि क्या हुआ, उन्होंने कोई शऊर नहीं दिया, और शऊर ये है कि जब दिल करता है इस्लामाबाद पे वो चढ़ाई करवा देते हैं। ये वो तमाम चीज़ें पूछना चाह रहे हैं, और वो कहते हैं एक बात से आप इत्तफाक करते हैं या नहीं करते, वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है आवाम की, ठीक है। तो क्या इस बात से आप इत्तफाक करते हैं? अब इमरान खान साहब जो है, क्योंकि उनके साथ खान लगता है, तो वो इस लफ्ज़ खान को बेचते हैं KP के अंदर। तो जितने वहाँ पे पश्तून भाई हैं वो समझते हैं कि जी हमारा खान जो है वो पठान भाई है।
जबकि ये न्याजी हैं इमरान खान साहब, और पठान न्याजियों को पठान ही नहीं मानते। और दूसरा ये कि पंजाबी हैं ये, इमरान खान साहब को तो ये पश्तो का एक फिक्रा नहीं आता, वो कभी अटक के पुल के पार नहीं गए कभी ना, वहाँ पे रहे थे, वहाँ तो सिर्फ उनकी गवर्नमेंट बनी। कोई इमरान खान साहब का देख लें खैबर पख्तूनख्वा में आज तक घर हो, इस वक्त तक भी घर हो तो मुझे आप बताएं कोई? मियाँ वाली के अंदर है बस उनका, और मियाँ वाली मेरा ख्याल है पंजाब आबाई है वो तो, मेरा ख्याल है पंजाब है मियाँ वाली जी जी खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। इसके अलावा तो उनका घर ही नहीं किसी जगह पे खान तो लेकिन वो खान लगने के साथ ना, जैसे आप फर्क खान है तो आपको भी तो पठान समझना चाहिए ना, खान समझना चाहिए। मैं नहीं हूँ यकीन मानिए। तो बहरहाल ये एक इस चीज़ को कैश किया जाता है। दूसरा जो पश्तून भाई है हमारे, उनके दो अलमिया हैं। एक अलमिया ये है कि उनको बड़ी आसानी से उनके खून को गरमा के उनको किसी जगह पे भी चढ़ाया जा सकता है, ये उनकी हिस्ट्री है। क्योंकि यार बाश है ना जी, दोस्तों के दोस्त हैं, तो अगर उसने खान ने आपको अपना दोस्त मान लिया है तो आपकी गलत बात पे भी वो यकीन करके अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाती, उनको दावे करके नारे लगा के कि ये तब्दील हो रही है और सब कुछ हो रहा है और फ़ौज इसकी ज़िम्मेदार है, हमने फ़ौज को लटाना है, ये वफाक जो है वो हमें डैमेज कर रहा है, और ये पंजाब के जो लीडर हैं ये चोर हैं। वो इस तरह बात करके ना उनको रजामंद कर लेते हैं और वो बड़ी जल्दी इस धोखे में आ जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो पश्तून भाई है उन्होंने पंजाब के अंदर जो तरक्की उसको देखा ही नहीं, मेजॉरिटी में नहीं देखा। ये या कराची होते हैं या फिर ये पेशावर होते हैं, और कराची के अंदर ज़ाहिर अमनो मान नहीं है, इतने हालात ठीक नहीं हैं। या तो ये हो कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, ये नौजवान जो इस्लामाबाद के ऊपर आते हैं, सारे लाहौर जाया करें, देखा करें कि वो वहाँ पे हालात इतने ख़राब नहीं, उन्होंने अपने मामलात को बड़ा ठीक किया हुआ है, और फिर उसके बाद जाके कंपेयर करें खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो फिर तो उनके अंदर शऊर पैदा हो, फिर वो लोगों से कहें कि जनाब साडा हक इत्थे रख, फिर वो गंडापुर साहब से हक मांगें। तो वो एक तो उन्हें दूर रखा हुआ है, वो वहाँ पे जा ही नहीं रहे, वो देख ही नहीं पा रहे, और दूसरा ये है कि उनको नारे लगा के और उनको बांस पे चढ़ा के वो इधर ले आते हैं और यहाँ पे वो तोड़ फोड़ कर देते हैं सारा। और तीसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान को खान बना के एक पोर्ट्रे किया जा रहा है और उसके झांसे में वो आ गए। मेरा ख्याल है पिछले 12 साल का हिसाब मांगना चाहिए लोगों को वहाँ पे। कंसेक्टिवली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तीसरी गवर्नमेंट है। आज तक खैबर पख्तूनख्वा में कोई पार्टी नहीं आई जिसने 3 मरतबा कंसेक्टिवली वहाँ पे हुकूमत की हो, और इसके बाद तो मेरा ख्याल है वहाँ पे हर चीज़ को बदल जाना चाहिए था, लेकिन कोई वहाँ पे तब्दीली नहीं आई। और अगर सड़कें भी बनी हैं तो वो तो वफाकी गवर्नमेंट ने बनाई हैं, हाईवेज़ हैं या मोटरवेज़ हैं, वो वफाकी गवर्नमेंट के हैं, और वो उनको अपने खाते में डाल के कह देते हैं देखिए हमने क्या कमाल किया सारा। जो टूरिज़म जिसकी वो कहते थे कि ये हमारी मेन चीज़ है, मेन सोर्स है टूरिज़म में, अगर इमरान खान साहब ने कुछ किया तो मुझे बता दें, सिवाय इसके कि वादी कमराट जो है उसको मज़ीद गंदा कर रहे हैं, उसके अलावा क्या किया है उसको। और इसके अलावा आप देख लें एक 5 स्टार होटल बना है, उसका केस आज तक नैब के अंदर चल रहा है, ठीक है, वही मसला बना हुआ है ना। तो वो किया उन्होंने कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा के साथ बड़ी ज़्यादती, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए, और गंडापुर साहब को चाहिए कि अपना 90% टाइम जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दें, ताकि उनके हालात तब्दील हों, ताकि उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए, बजाय इसके कि 90% जो टाइम है वो वफाक को रगड़ा लगाने में, अफवाज पाकिस्तान को रगड़ा लगाने में, इस्टेब्लिशमेंट को बुलडोज़ करने में ज़ाया कर दें। उसके बजाय उन्हें 90% टाइम वहाँ देना चाहिए, उसके बाद 10% जो टाइम बचता है उसे सियासी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करें वो। ठीक है, ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आज सबसे पहले बल्कि सबसे आखिर में मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा यहाँ पे कि BRT बनाई है, अरबों रुपए की करप्शन होगी अलग बात है, लेकिन BRT बनी तो है ना वहाँ। ये बात ठीक है। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।